स्वागत है भैया आप सभी लोगों का आज के इस दिन में। मैं हूँ अभी फिलहाल मुगल सराय, जो कि अब नए नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन के नाम से जाना जाता है। अभी मैं वहाँ पे हूँ और मैं सफ़र करके आ रहा हूँ लगभग 36 घंटे का सफ़र। और हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 36 घंटे का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। आते वक्त तो बहुत ही बड़ी फाइन भर के स्लीपर का स्लीपर में जो बंदे थे ना बिहार के थे, इतने ही अच्छे थे क्या ही बताऊँ मैं। उन्होंने अपनी सीट हम दोनों को दे दी। हम 2 लोग थे साथ में, जो दूसरा बंदा था वो, और हम लोगों ने लगभग 500 का फाइन मैंने भरा था, 500 का फाइन उसने भरा था। मेरी टिकट पड़ी थी 465 रुपये की और उसकी टिकट पड़ी थी 485 रुपये की, क्योंकि वो मेरे से पहले उतर रहा था। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा भाई कि मेरे को तो उससे ज़्यादा दूर जाना था, मैंने उससे ज़्यादा दूरी का टिकट बुक किया था, फिर भी उसका मेरा उससे कम क्यों हो गया। फिर भी जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है, मेरे ही पैसे बचे कुछ। और हम लोग आ रहे हैं पेराम्बर जंक्शन से मुगल सराय जंक्शन, जो कि वहाँ जाते वक्त हमारा सफ़र जो था बहुत ही बेकार था, एकदम बेकार से बेकार। ना कभी उसमें सोने तक की जगह नहीं मिली हम लोगों को। इतना भरी थी कि खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता। पेंट्री वाले जल्दी आते ही नहीं थे जाते वक्त में। और इस ट्रेन में क्या हुआ कि चढ़ते वक्त तो हम जनरल का टिकट लेके ही चढ़े थे। उसमें भी वही हाल था, भीड़ तो थी उसमें भी, लेकिन उसमें थोड़ा जगह था बैठने लायक। तो गेट के पास हम लोग बैठ गए। गेट के पास बैठे तो इसके बाद तो भाई पेंट्री वालों का आना जाना शुरू हुआ। उनके आते भाई एक आ रहा, दूसरा जा रहा, तीसरा जा रहा है। खाना भाई, पानी भाई, ले दनादन एकदम हद मचा के रखी थी यार। एक के पीछे एक इतना कौन पानी पीता है यार। और एक तो उसमें इतना भीड़ है, जगह ही नहीं है, फिर भी ले दनादन यार। पेंट्री वाले चपे पड़े हैं। वही गेट के पास में भी सही से बैठ नहीं पाया था, तभी टीटी आ गया। और शुक्र की बात की मैंने टिकट ले लिया था। बेंगलुरु से आ रहा था और उसने भी टिकट नहीं लिया था। उसका फाइन लगा के बनाया भाई 1000 रुपये। और उसके पास तो पैसे भी नहीं थे उतने कैश में देने के लिए। उससे पूछा कि ऑनलाइन चलाते हो, तो उसने बोला कि नहीं मैं ऑनलाइन नहीं चलाता। उसने बोला कि मेरे पास 500 से 600 रुपये हैं, इतने ही हैं, इतने में अगर हो सके तो बना दीजिए। तो वो बोले कि नहीं तुम्हारा इसमें बन नहीं सकता, तुमको अब यहीं से उतर जाओ, फिर कहीं लोकल स्टेशन से टिकट ले लो, तुमको कम का पड़ेगा और दूसरी ट्रेन पकड़ के चले जाओ। वो बंदा वही खड़ा रहा भाई। हम लोग तो अपना टिकट उससे बनवा के स्लीपर में आ गए। और उसका पता नहीं वो उतरा या ना उतरा, या कुछ सेटिंग करवा लिया हो भाई। लोगों का और टीटी का भाई सेटिंग तो होता ही है। कुछ पैसे दे दोगे आराम से टीटी वाले भाई मान जाते हैं। कितना भी उनके पास उनकी तनख्वाह आ रही हो, वो तो भाई होता है कभी कभी। अभी जब फंस जाता है कोई ना, तो क्या ऑप्शन बनता है, उतना पैसा लगा के क्या ही कोई जाएगा। और ऐसे दिहाड़ी कमाने वाले जो होंगे वो तो भाई टिकट लेना उनके बस की तो ऐसी नहीं है। मैं भी कोई बहुत बड़े ख़ानदान से ना हूँ, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ। तो ऐसा ना सोचना भाई मैंने टिकट ले लिया तो मैं बहुत बड़े ख़ानदान से हूँ। मैंने फ़ाइन भर के लिया था जब मेरे को सोने की जगह ना मिली तो। क्योंकि हमारा जो था 10 तारीख को हुआ था फिज़िकल वगैरह, रनिंग वगैरह हुआ था, और काफ़ी थक गए थे हम लोग छूटे थे लगभग 6 बजे के आसपास शाम को। सुबह का निकले हैं जो 4 बजे हम लोग उठ गए थे, 4 बजे का निकले हैं, 6 बजे वहाँ पे हम लोग छूटे शाम को। छूटते ही सीधे चले गए स्टेशन से ट्रेन पकड़ा। नींद लग रही थी भाई, तो स्लीपर का हमने 500 रुपये फ़ाइन दे के स्लीपर का बनवा लिया। और स्लीपर में बंदे जो थे ना बिहार के थे, इतने अच्छे थे कि क्या ही बताऊँ। मैं उन लोगों को इतना अप्रिसिएट किया कि भाई मैं पहली बार ऐसे बंदे देखा यार। उन्होंने अपनी सीट हम लोगों को दे दी, हम दोनों लोगों को, कि अरे आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बैठे रहे भाई। मैं उनसे बोला कि आप सोइए, हम लोग नीचे बिछा के सो जाते हैं। हम लोग अपना बिस्तर वगैरह रखें। तो ये वो बोले कोई बात नहीं, तुम लोग सो जाओ, अभी मैं इधर ही बैठता हूँ। और लिटरली वो भाई काफ़ी
प्रशंसनीय व्यक्ति थे भाई, और उसमें जो भी बंदे थे ना सब अच्छे थे। मैंने तो बहुत उनकी प्रशंसा किया कि कोशिश करूँगा कि दोबारा फिर मिलूँ आपसे। यही है भाई, साथ में चलोगे, प्रेम व्यवहार से चलोगे, लोग मिलते जाएंगे अच्छे, और जो बुरे होंगे वो कटते जाएंगे। तो साथ तो भाई मिलजुल के ही आगे बढ़ सकता है। और हमारी ट्रेन यहाँ से है 7:40 पे, अभी बज रहे हैं 7:03। और घड़ी तो थोड़ा ख़राब है भाई, इसकी 1:32 बज रही है, 7:03 हो रहे हैं। और ट्रेन हमारी यहाँ से जाएगी प्लेटफॉर्म 7 से वाराणसी जंक्शन के लिए। वाराणसी जंक्शन जाने के बाद मेरा टिकट वाराणसी जंक्शन का ही है, फिर वहाँ से मेरे को दूसरा टिकट लेना पड़ेगा। वहाँ से लेने के बाद टिकट लेना क्षेत्र वाले स्टेशन के पास। बहुत ही लंबा सफ़र था, और अपने इलाके में आने के बाद भाई तो जो सुकून मिलता है वो तो अलग ही है। बाकी जो भी है अच्छा था, सफ़र आने वाला अच्छा था, फिज़िकल हमारा बढ़िया हुआ, वो तो लाजवाब था भाई। आने जाने में जो कठिनाइयाँ हुई, परेशानियाँ हुई, जो आराम मिला सब एक तरफ, हमारा जो काम था मेन वो हो गया। वो नंबर 1 भाई, प्रायोरिटी तो है भाई। आपका प्राइमरी वर्क होना चाहिए, सेकेंडरी अपने आप जब टाइम मिले तब सेकेंडरी वर्क अपना करना चाहिए, लेकिन प्राइमरी वर्क जो है वो छूटना नहीं चाहिए। और हमारा प्राइमरी वर्क INS हथियार चेन्नई के लिए, और वहाँ का स्टाफ एक नंबर था। इतने अच्छे बंदे थे ना। और वहाँ भी साउथ में जो बाहरी कुछ थे वो तमिल कुछ लड़के आए थे मैक्सिमम, और नॉर्थ से तो बहुत कम ही लड़के आए थे। तो आई थिंक हम लोगों का 33 का बैच बना था, उसमें आधा से ज़्यादा वहीं तमिलनाडु के थे। तो सोचो हम लोग नॉर्थ इंडिया से गए थे, यूपी से इतना दूर, और उन लोगों का वहीं पे भेजा था, ये भी देख लो। वहाँ के जो स्टाफ थे, जो लोग हम लोगों का इंस्ट्रक्टर था, वो तो और ही बढ़िया था भाई, खूब मज़े लेता था हम लोगों की, और हम भी मज़े लेते थे। और उसका भी यही कहना था कि जो काम है वो कर दो, इसके बाद तुमको जो करना है वो करो, मज़े करो, मस्ती करो, बात करने तक की फ्री है। कहीं कहीं होता है ना कि स्टेज में अगर कहीं जाओगे तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होता है कि आप बात उतना करो, एकदम बोलने नहीं देंगे। लेकिन वहाँ के स्टाफ जो थे काफ़ी अच्छे थे, बात करो आराम से, मस्ती करो, लेकिन जो तुम्हारा काम है मेन वो होना चाहिए। उसमें अगर कोई कमी रहेगी भाई तो डांट तो पड़ेगी। फिर काम होना चाहिए, बाकी सेकेंडरी चीज़ें उसके बाद होनी चाहिए। ये नहीं है कि नहीं करनी है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। और वहाँ का स्टाफ ऐसा था ना कि कोई बच्चा आउट हो रहा था तो उसको 2 बार 3 बार का चांस देते थे कि भाई तू कर किसी तरह, हम नहीं चाहते तू आउट हो, जितना दूर आया है तू पैसे लगा के, तू भाई मेहनत कर। उसको 2-3 चांस तक दे देते थे। एक तो लड़का था वो सब में आउट हुआ था, उसको लिटरली 3 बार चांस दिए थे। 3 लड़के थे जिनको उन्होंने आउट कर दिया, उनको भी टाइम दिया था दोबारा करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए और उनको आउट करना पड़ा। वो बोल रहे थे कि भाई किसी तरह कर दे, लेकिन नहीं कर पाया। और उनमें खास बात की क्या थी, उसमें से जो आउट हुआ ना, फाइनल एक आउट हुआ, वो NCC सर्टिफिकेट होल्डर था भाई। उसके लिए तो भाई तुम्हारे पास ऐसी डिग्री है जिसके में तुम्हारा फिज़िकल वगैरह काफ़ी मेंटेन होना चाहिए, और तुम उसकी डिग्री लेकर तुम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो भाई तो आउट तो हो गए ही। और घर से मेन चीज़ ये है कि NCC सर्टिफिकेट होल्ड करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, आपको वो चीज़ें करती रहनी होंगी। क्योंकि जो भाई हर दिन चीज़ें होती हैं उसका एक्सपीरियंस होता है, वो करने का जो तरीका होता है ना, वही जानता है जो डेली करेगा। बाकी लोग भाई जो ऐसे चले जाओगे कि डेट आ गई भाई जाना है फिज़िकल के लिए, और तुम चले जाओगे तो तुम्हारा घंटा नहीं होने वाला उसमें। बिना करे भाई ऐसे थोड़ी मिल जाएगा कुछ भी, काम तो करना पड़ेगा। और वहाँ पे हम लोगों के बैच में सिर्फ 4 बंदे आउट हुए, और वहाँ का दिन का इतने स्टाफ अच्छे थे, उन्होंने हम लोगों को खाने तक का भी ख्याल रखा। उन्होंने सबको सैंडविच वगैरह भी दिए, और केला दो केला दिए, और पानी उसमें ORS पानी रखे थे, नींबू पानी रखे थे, और नॉर्मल वाटर भी रखे थे। समझ रहे हो, एक बार सिलेक्ट होकर देखो तुम्हारा ख्याल कैसे रखा जाता है भाई। सेम जितना उन लोगों को मिल रहा था खाने के लिए ना, उतना हम लोगों को भी मिल रहा था। और वो वहाँ पे रखा था और बोल रहे थे कि तुमको जितना खाना है उतना खा लो, यहीं पे सब रखा है। और भाई मज़ा आ गया भाई, हमने भी खूब इन्जॉय किया।
एक मेडिकल वगैरह भी बढ़िया हो गया। और उसमें हुआ क्या ना कि हम लोग सब लोग एक ही जगह बैठे थे। जो री मेडिकल जिनको जिनको मिला था उनको वो बाहर निकाले थे कि उनको एक तरफ किए हुए थे कि उनका कोई फॉर्म वगैरह भरवा रहे थे। तो एक सर आए, वो पूछे कि यहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं वो फिट हैं? तो मैं बोला कि हाँ। तो उन्होंने फिर ये पूछा कि इसमें कितने लोग अनफिट हैं? और भाई आधे से ज़्यादा बंदों ने हाथ उठा दिया। मैं सोच रहा था कि अरे ये आके कब बैठ गए, और वो सर मेरी तरफ ऐसे खुद देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे। और मैं भी थोड़ा सा ऐसे करके देख रहा था, फिर मैंने ऐसे कर लिया। भाई मैं बोला कि लग रहा है मैं तो गया भाई, बोल दिया। अभी वही एक तो थोड़ा सा मेरे को अजीब लग गया था कि मैं बोल दिया भाई आउट में कर दे भाई, कुछ गलत जानकारी दोगे भाई तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। और वो जो ऑफिसर था ना, जो इंस्ट्रक्टर था या जो भी बोले उसको, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। बाकी जो था भाई हम लोगों का मेन इंस्ट्रक्टर जो था वो काफ़ी फनी टाइप था, मजाक करता रहता था हमेशा। और जो मेडिकल स्टाफ थे वहाँ मेडिकल कर रहे थे हम लोगों का चेकअप वगैरह, वो भी काफ़ी मज़े ले रहे थे। एक बार क्या हुआ कि हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेक हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि मैम थी, वो पूछ रही थी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कोई बता दो। तो मैं बोला कि मेरे गले में एक है, वो लिख लीजिए। और एक और बताना था, मैं बोला कि मेरे शोल्डर पे एक है, वो लिख लीजिए। तो वो बोले कि नहीं, चेहरे पे कोई बताओ। ये नेक वाला तो मैं लिख ले रहा हूँ, शोल्डर पे कोई बता दो। तो मैं बोला कि शोल्डर पे, फेस पे कोई बता दो। तो मैं बोला फेस पे तो नहीं है। तो बोले कि होगा ज़रूर, ढूंढो। तो मैं बोला मैम मैं कैसे ढूंढूँ, मैं अपना फेस नहीं देख सकता। तो बोली कि हाँ ये भी सही है। तो कभी तक वो मेरे को बोले कि उधर करो उधर करो। उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। तो फिर एक लड़का आया था उनके पास, तो बोली कि इसके चेहरे पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ढूंढ के बताओ मेरे को। वो भी ढूंढा, उसको भी नहीं मिला। तो बोल रही है कि क्या करूँगा तुम्हारा मैं तुमको कैसे पहचानूँगी तुम्हारे फेस पे तो कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ही नहीं है। तो बोला नहीं है मैम, तो मैं क्या करूँ, कहाँ से बनाऊँ मैं इसको। तो फिर उन्होंने यही शोल्डर वाला ही लिख दिया। और जाते वक्त वहाँ से मैं अपना फ़ोटो और पेन वहीं छोड़ दिया, भूल गया मैं गलती से। तो जब सबका हो गया ना, तो वो बुला रही हैं कि ये फ़ोटो किसका है, फ़ोटो निकाल के दिखा रहे थे कि ये फ़ोटो किसका है। तो मैं देख लिया, तो मैं बोला कि सर मेरा है। तो वो बोले कि उस पे लिखा था, मैंने वो फ़ोटो खिंचवाया था सादात में, तो उस पे लिखा था कि फेमस स्टूडियो सादात। तो बोले कि सादात क्या है। तो बोले, मैं बोला कि सर हमारे यहाँ मार्केट है वहीं पड़ती है, सादात में हम लोगों का थाना पड़ता है। तो बोले कि थाना पड़ता है या खाना पड़ता है। तो मैं बोला थाना पड़ता है, जिसमें पुलिस वाले होते हैं। अच्छा। तो बोले कि पुलिस वाले काम भी करते हैं या सिर्फ खाना खाते हैं। तो बोला कि काम भी करते हैं। कि अच्छा अरे भाई ऐसे ऐसे मजा ले रहे थे मेरा। अच्छा फिर बोले कि अच्छा ठीक है जाओ बैठ जाओ। मैं गया, बैठ गया। इसके बाद क्या हुआ कि अब हम लोगों का जो चेकअप होना था वो सब कुछ हो चुका था। उसमें हम लोगों का एक चेकअप नहीं हुआ था। वो कान के पास कुछ आवाज़ करते हैं तेज लगा के पेन वगैरह से, और पीछे से एक सर बोलते हैं कुछ वर्ड्स, और न्यूमेरिक फॉर्म में या अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में वो कुछ बोलते हैं, और वो हमको रिपीट करना होता है। और हम लोगों का वो हुआ नहीं था। तो हम लोगों का जहाँ मेडिकल हो रहा था वहाँ से एक दूसरी जगह लाए थे, और वहाँ 2 बंदों का मैं वो देखा कि वो हो रहा था, और हम लोगों का वो अभी हुआ नहीं था। तो हमको लगा कि यही अभी बाकी है, यही करवा देंगे तो हम लोगों को फिर छोड़ देंगे। तो वहीं पे हम लोग बैठे, वो कहे कि यहीं बैठ जाओ। हम लोग कि इसके बाद हम लोगों का नंबर आएगा। और सर इतना धीरे धीरे बोल रहे थे ना, वो जो बंदे थे ना वो बोल ही नहीं पा रहे थे। मैं भी सोचा कि अरे यार ये तो सर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बोल रहे हैं। फिर सर क्या बोल रहे हैं कि कुछ बंदों का हो गया है तो क्या करें, इन लोगों को छोड़ दें। तो हमको लगा कि लग रहा नहीं होगा। तो उन्होंने एक सर बोले थे कि हाँ छोड़ दिया जाए, अब क्या बचा है। तो उन्होंने बोला हाँ छोड़ दो फिर। ओ भाई साहब वो खुशी मिली कि कंप्लीट हो गया क्या हम लोगों का। इसके बाद बाहर बैठाए, और बाहर बैठा के सबको इंस्ट्रक्शन फॉर्म दिए कि तुम लोगों का जनवरी के एंड में या जनवरी के मिड या एंड तक तुम्हारा मेरिट आएगा। उसमें देख लेना जिसको कॉल ऑफ लेटर आएगा वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना क्या क्या कॉल ऑफ लेटर चिंता लेकर जाना है। और बाकी जब कॉल ऑफ लेटर आएगा तो उसमें भी डिटेल्स रहेंगी कि तुमको क्या क्या लेकर जाना है। और उन्होंने वहाँ पे भी जब वहाँ पे बाहर बैठाए थे ना, तो वहाँ पे 11 बंदों को री मेडिकल मिला हुआ था। और जब हम लोग जिस ग्रुप में थे उसमें अंदर जो थे उसमें
9 बंदों को रिमेडिकल मिला था और 8 बंदों को फिट डिक्लेयर किया था उन्होंने। बाहर आते आते 11 कैसे हो गए वो मेरे को पता नहीं भाई। तो मैं तो सोच ही रहा था कि हम लोग तो अंदर नॉन अनफिट थे और बाहर आते 11 कैसे हो गए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने छोड़ा जो उन्होंने हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन कराया वगैरह, सारा बायोमेट्रिक वगैरह हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद उन्होंने वो क्या बोलते हैं जो ट्रक होता है फोर्स का, उसमें वो लोग हम लोगों को बैठाए। इसके बाद कह रहे हैं कि बस अब तुम लोगों को छोड़ देंगे। हम लोगों को लगा कि छोड़ देंगे तो फिर अभी ट्रेन का टाइम है, मिल जाएगा आराम से ट्रेन। तो सर हम लोगों को बैठा के क्या बोल रहे हैं कि गए पता नहीं कहाँ चले गए, वो ड्राइवर भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद आके बोल रहे हैं कि 4 ठो रजिस्ट्रेशन स्टेज 1 का रजिस्ट्रेशन कोड बोले और बोल रहे हैं कि ये जिसका है वो बाहर आ जाओ। तो हम लोग सब लोग अपना अपना चेक करने लगे, सब लोग अपना चेक किए, किसी का नहीं मिला। तो अभी तक चेक करते करते एक लड़के ने बोला कि मेरा है, तो उसको बुला कर ले गए। तो सर हम लोग बोले कि सर अब छोड़िए हम लोगों को। तो वो बोले कि आ जाने दो उसको, बस छोड़ देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो आया भाई, उनको लेकर आया, तब तक एक दूसरा कोड बोल दिए 4 अंक का रजिस्ट्रेशन का लास्ट 4 डिजिट, और बोल रहे हैं कि ओ भाई आ जाओ जल्दी से। तो अब वो आ गया, वो गया भाई, वो गया भाई, तो जो पहला वाला गया था उससे ज़्यादा उसको टाइम लगा। वो आ ही नहीं रहा। हम लोग वेट कर रहे हैं कि भाई आएगा अब आएगा अब आएगा। सर बोले कि जल्दी से छोड़ेंगे, हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं और वो आया ही नहीं अभी तक। उसका कुछ उसमें डॉक्यूमेंटेशन में कुछ साइन वगैरह उसका छूट गया था, तो उसको लेकर गए थे वहाँ साइन कराने के लिए, ताकि भाई साइन वगैरह तो मेन है भाई, साइन छूट जाएगा भाई। हर जगह तुम्हारी साइन ही मायने रखेगी, कहीं अगर तुम्हारी साइन नहीं मैच कर रही है तो भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो आया भाई, तो थोड़ी देर हम लोगों को वहीं बैठाए रहे। बैठाने के बाद फिर भाई हम लोगों को बाहर में जाके छोड़ा। बाहर जाते वक्त भाई बंदों ने लगाने शुरू कर दिए नारे, जय श्री राम के नारे, राधा रानी के नारे, काफी बिहारी के नारे लगाने लगे भाई। वो मज़े लेने लगे और हम लोगों के जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी स्कूटी से हम लोगों के पीछे आ रहे थे और वो लोग भी मज़े ले रहे थे। और हम लोग को उस ट्रक में तमिल वाले दिख रहे थे, इधर के यूपी वाले जो थे ना वो तमिल वालों को छेड़ने लगे। उससे पूछ रहे थे कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स, इसको बताओ तमिल में क्या बोलेंगे। एक दो बताया वो, उसके बाद उसको लगा कि ये सब मज़े ले रहे हैं, तो उसने बोलना ही बंद कर दिया। इसके बाद उसने एक भी नहीं बताया। इसके बाद वो पूछ रहा था कि तुम कैसे हो, इसको तमिल में कैसे बोलेंगे, वो नहीं बताया भाई। तो लग गया कि ये सब मज़े ले रहे हैं मेरा, नहीं बताया वो। अरे भाई जहाँ जाओगे अपना छाप छोड़ ही दोगे यार। यूपी वाले भाई क्या ही मज़ा आता यार। वहाँ से सीधे आए, वहाँ से निकलने के बाद ना हम लोगों का ट्रेन पकड़ना था पेराम्बर से। हम लोगों ने एक ऑटो वाले से बात किया। उसने क्या बोला कि ठीक है 500 रुपये लगेंगे। 9 किलोमीटर के भाई 500 कौन देगा, और वो भी 3 बंदे हम लोग थे। तो हम बोले भाई कि अरे इतना कहाँ लगता है। और सोचो कि रैपिडो जो हम लोग चलाते उससे बुक करते हैं उस पर 157 दिखा रहा था। तो हम लोग सोचे कि उसको वो जो ऑटो वाला हम लोग को ले जाने के लिए बोल रहा था वो भी रैपिडो चलाता था, उसको दिखाया कि भाई 157 रैपिडो दिखा रहा है, इतने में लेने चलना है तो ले चलो। तो बोला कि नहीं इतने नहीं ले चलूँगा, वो तो 500 रुपये लगेंगे। और मैं उनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो बोला कि 1 घंटा। तो मैं बोला कि 1 घंटे में पहुँचाओगे भाई तो ट्रेन ही छूट जाएगी, तो फिर 500 रुपये में मैं तुमको दूँ कि तुम पैसे भी और पहुँचा भी ना पाओ। और एक ऑटो बुक किया भाई, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसको लोकेशन ही नहीं पता चल रहा है कि हम लोग हैं कहाँ, वो ढूंढ ही नहीं पाया हम लोगों को। और ऐसे ही 10-15 मिनट और वेस्ट हो गए। फिर हमने दूसरा ऑटो बुक किया और 3 बंदों का उसने भी वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाली मैम थी, उनको हमने दे दिया भाई कि मैम इनको लोकेशन बता दीजिए ऑटो वाले को, ये हम लोग को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं उनको दे दिया कि मैम लोकेशन बता दीजिए। उन्होंने लोकेशन वगैरह बताया और ऑटो आ गया भाई। ऑटो हम लोगों के लोकेशन से आगे चला गया था और वो वापस आ गया। फिर वापस आया भाई, बैठा के उसने बोला कि इतने टाइम पे हमारी ट्रेन है और लगभग आधे घंटे हम लोगों के पास बचे थे। तो बोला भाई जितना जल्दी चला सकते हो उतना जल्दी चलाओ। तो भाई बढ़िया चला यार, हम लोगों को लगभग 10 मिनट पहले पहुंचा दिया, जो कि उसके आगे मैप लगा था ना, उसमें मैप में दिखा रहा था कि लगभग 31 से 32 मिनट लगने वाले हैं, और वो हम लोगों को 24-25 मिनट में ही पहुंचा दिया। तो भाई मैंने उसको भी अप्रिशिएट किया यार कि थैंक यू यार, तुमने काफ़ी अच्छा काम कर दिया। वहाँ पहुँचते ही भाई पहले मैं गया टिकट लेने। मेरे साथ के 2 बंदे थे, वो बोले कि टिकट नहीं लेंगे हम। क्यों टिकट ले रहे हो,
भीड़ रहती है इतना, चेकिंग वगैरह होती नहीं है, सीट मिलेगी नहीं तो टिकट मत लो। मैं बोला भाई मैं तो लूँगा, तुम लोगों को ना लेना हो मत लो। उन्होंने नहीं लिया, मैंने टिकट ले लिया। और ट्रेन में आते ही हमको लग रहा है कि 3 या 4 स्टेशन बाद भाई चेकिंग शुरू हो गई। और ये मैं जानता था कि साउथ में भाई रूल इज़ रूल, वो भाई नियम को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। और उन्होंने टिकट नहीं लिया भैया। अब वो तो थे दूसरी बुकिंग में, मेरे बगल में एक लड़का था, उसने टिकट नहीं लिया था, उसका 1000 का फाइन लगा के भाई बना दिया टिकट। तो भाई उसका तो चेहरा देखने लायक था भाई, वो सोच रहा था कि कहाँ के फंस गया मैं। और सोचते क्या है कि कोई क्या ही बोलेगा, टिकट नहीं लूँगा मेरी मर्जी, कुछ पैसे 100-50 दे के टिकट बनवा दूँगा। तो भाई जहाँ तुम हो ना वहीं चलता है। तुम सोचोगे कि हर जगह 150 टीटी को दे देंगे वो मान जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है हर जगह। वो साउथ है भाई, वहाँ नियम इज नियम। वहाँ पे लेडीज़, जिस ट्रेन से मैं गया था चेन्नई, उसमें लगभग 4 से 5 बार चेकिंग हो चुका है और मैं उसमें भी टिकट लिया था। भाई लिए रहोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ चलोगे, नहीं लिए रहोगे तो फिर वही डरे दबके हुए चलोगे। और ऐसे को तो पहले पकड़ते हैं, तो देखिए कि तुम्हारा चेहरा पहचान लेंगे कि तुमने भाई टिकट नहीं लिया है, तो फिर टिकट क्यों ना लेना यार। सफ़र कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो भाई, तुम इसका पैसा भी तो भरो। कोई सामान यूज़ कर रहे हो, तुमको फ्री में चाहिए हर चीज़ें, फ्री में चीज़ें कहाँ कुछ मिलती है यार। इधर सब सरकारें चला रही हैं। हाँ मानता हूँ कि कमी है, थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, पब्लिक ज़्यादा है, फिर भी यार चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो भाई तो उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। चेकिंग हुई भाई, उसका लगा फ़ाइन, उसको बोल दिया उतर जाओ भाई, तो पता नहीं उतरा कि नहीं। हम लोग अपना टिकट बनवा के स्लीपर में आ गए। स्लीपर में भाई मस्त सोए, खाए पिए, खाना भाई अंदर पेंट्री वाले वही लूट मचा रहे थे। 90 रुपये का अंडा बिरयानी दे रहे थे और 120 रुपये का थाली। और वो भी देखो उनका हौसला देखो, एकदम ठोक के भाई बिल के साथ देंगे। तो सोचो कि 120 रुपये की थाली बिल के साथ दे रहे हैं, 120 की थाली आती नहीं है, बिल कहाँ से देंगे वो। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैं बोला भाई मेरे को चाहिए ही नहीं। कंप्लेन तो मैं करूँगा तुम्हारी भाई, लेकिन अभी नहीं करूँगा। भाई अपनी सिक्योरिटी भी प्रायोरिटी है, तो मैं जहाँ मैं पहुँचना है वहाँ उतर के तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। और भाई मैं मुझसे लिया नहीं, हम लोग बाहर से ऑर्डर कर दिए। और पेंट्री का खाना तो पता ही है कि कैसा होता है, बिल्कुल वाहियात। पैसे भी 120 रुपये लगेंगे और खाना भी ना क्वालिटी का मिले। और उसी टाइम वहाँ पे इटारसी जंक्शन के लिए एक तो मेन्यू कार्ड हम लोगों के पास आया कि 110 रुपये मिनी थाली था, 130 रुपये स्पेशल थाली था। तो मैंने भाई ऑर्डर कर दिया वहाँ से मिनी थाली 110 रुपये का। और खाना भाई एक नंबर, क्या ही बताऊँ, मज़ेदार था खाना एकदम। खा के तो मज़े आ गए भाई। और इसमें मिला था 4 रोटी, पनीर की सब्ज़ी, दाल, चावल और अचार, और मिला था एक अचार, उसका क्या बोलते हैं, रायता। खाना भाई एक नंबर था। वो भाई अपने मेन्यू में जो है उसने शिपिंग चार्ज को इंक्लूड ही नहीं किया था। मैंने बोला भाई कि तुम्हारा शिपिंग चार्ज तुम 10 रुपये मांग रहे हो एक्स्ट्रा हमसे, उसका बिल बना था 240 रुपये का और वो हमसे मांग रहा था कि भाई 250 रुपये लगेंगे। मैं बोला भाई क्यों भाई 250 क्यों दूँ मैं तेरे को, तुमने कहीं बताया था कि मैं 10 रुपये लेने वाला। मैं भाई बोल सीधा बोल दिया कि मैं नहीं देने वाला। तो सामने एक बंदे और थे, उन्होंने बिरयानी वगैरह मंगाया था, उन्होंने भाई 10 रुपये दिए। मैं तो भाई सीधा सकता हूँ एकदम। तो जब तुमने उसमें मेंशन नहीं कर रखा नोटिस में तो मैं क्यों दूँ तुमको उसमें एक साइड में लिख देना चाहिए था कि भाई शिपिंग चार्ज या डिलीवरी चार्ज 10 रुपये लगेंगे इसमें पहुँचाने के। या फिर तुम ये कैसा कर देते कि जो थाली है उसी में 10 रुपये जोड़ के बता दो कि 110 की थाली नहीं 120 की थाली दूंगा, 10 रुपये उसमें शिपिंग चार्ज ऐड कर लो। तो तुम भाई 110 रुपये बता के तुम 120 रुपये लोगे मेरे से, तो मैं तो ना देने वाला भाई। सौ की सीधी बात है भाई, जो लिखा है वही मिलेगा भाई, एक्स्ट्रा में ना पे करने वाला। और एंट्री वाले से तो उनका तो मेरे को लगा भरपूर नुकसान होने वाला था, क्योंकि सारे बंदे बाहर से ही खरीद लिए। उनको भी पता था कि अंदर पेंट्री वाले सब लूट रहे हैं, उन्होंने भी बाहर से ही सारी चीज़ें खरीद ली। और वो 90 रुपये का उनका अंडा बिरयानी रात के 10-11 बजते बजते उनका 50 रुपये का होगा भाई। तो मैं तो देख के भाई खूब हंस रहा था कि इनका बस मज़े का भाई नुकसान होने वाला है। नहीं दोगे भाई, महंगा दोगे तो क्या होगा, ऐसे ही झेलो, नुकसान झेलो। नहीं दोगे लोग बाहर से लेंगे, तुम्हारा खाना नहीं खरीदेंगे, तुम्हारा नुकसान होगा। और दे देते हो जी एक्यूरेट दाम पे तो भाई तुम्हारा तो भाई बिकता, नहीं बेचोगे तो नुकसान तो होगा ही। सारे बंदे भाई बाहर से खरीद लिए, बाहर से खरीदेंगे भाई तो तुम्हारा नुकसान हो गया।
और बंदे बाहर से ये भी बोल रहे हैं कि बाहर से हो। अब बंदे इस बात पे खरीद रहे थे कि बंदा बाहर से बेच रहा है और एक्यूरेट दाम पे बेच रहा है। भाई सारे बंदों ने बाहर से ही खरीद लिया। पेंट्री वाले भाई अपना वो डब्बा लेके घुमाते रह गए, उनका ये कभी ना बिका। और उनके माथे पे भाई वो सिकुड़न थी भाई कि क्या ही बताऊँ। आज का रात जो था ना वो काफ़ी मज़ेदार था। पेंट्री वालों की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, कोई पानी अंदर से तक ना ले रहा था। काफ़ी मज़ेदार था यार, न पानी कोई खरीदा न खाना कोई खरीद रहा भाई। उनका इस बार तो नुकसान ही होने वाला था। और ये रहा भाई जानकारी। हमारी ट्रेन भाई लगभग आने को है, तो चलते हैं अपने स्टेशन पे भाई। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अपनी ट्रेन आने वाली है। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ऐसे ही बने रहिए भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।